हाँ, तो हम कहाँ पे थे स्टूडेंट्स कि सेलिंग ओवरहेड जो आप बोल रहे हो कि कॉस्ट में से बैलेंसिंग फिगर निकाल लूंगा, पर उसमें फिर डेप्रिसिएशन ले लोगे आप। और हम जो बोल रहे हैं वो हम विदाउट डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा फर्क रहेगा। अच्छा, फिर डेटर्स निकाल रहे थे, तो डेटर्स में सेल्स में से प्रॉफिट हटा दो, तो 43,05,000, 43,05,000, कैलकुलेटर कहाँ गया, 43,05,000 माइनस 8,61,000, तो आपकी कैश कॉस्ट आ गई 34,44,000 और इंटू 45/360। डेप्रिसिएशन हटाना ही नहीं पड़ा मुझे, कि मैंने तो माना कि मेरा नेट प्रॉफिट विदाउट डेप्रिसिएशन ही है, तो मुझे डेप्रिसिएशन हटाना ही नहीं पड़ा। सेल में से सीधे प्रॉफिट हटा दिया, और इससे ये आ रहा है 430,500। तो एक ये अमाउंट हमारा मैच नहीं करेगा इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन से, और एक WIP तो खैर उन्होंने सही लिया है, वो बस प्रॉफिट कॉस्ट निकालने में गड़बड़ कर दी, बाकी वैसे WIP स्टॉक सही लिया उन्होंने। और कैश तो गिवन ही था 1,15,00,000, और इसमें माइनस करोगे आप क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल निकाल लोगे, वो भी सेम ही है 143,087, दैट इज 17,040 परचेज है, इंटू 30/360। और उन्होंने सिर्फ क्रेडिटर्स फॉर वेजेस लेने बोला है, तो क्रेडिटर्स फॉर वेजेस लेना है, ओवरहेड नहीं लेना। तो वेजेस कितनी आई थी, 9,20,400 इंटू 15/360, तो शायद 38,350 आएगा। तो आपका नेट वर्किंग कैपिटल विल बी स्टूडेंट्स 1,22,1,003, और ऐड कर दीजिए सेफ्टी मार्जिन, तो सेफ्टी मार्जिन 15%, 1,22,1,003 का 15%, 1,83,150, तो आपका फाइनल वर्किंग कैपिटल आ जाएगा इससे। कितना आएगा, 1,404,153। सिर्फ डेटर का फिगर अपना अलग आएगा और बाकी सब सेम है, और वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने टेरर्स कर दिए। एक मिनट, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, रुको। एक मिनट परिधि, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, तो शायद आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। हाँ, अब बोलो। जो भी मतलब नेट करने से आपका आ रहा है, देख लेना। और इसके अलावा आपने इसी के नेक्स्ट वाला पूछा था, कैपिटल बजटिंग का। पूरा बताना है या कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट है? 3। टैक्स वाला पॉइंट नहीं समझ में आ रहा। क्वेश्चन ऐसे था, हाँ ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। हेमस्पर्श एक कंपनी है जो अपना एक ब्रांच लगाना चाह रही है ना, कहाँ लगाना चाह रही है, ऑस्ट्रेलिया में। कंपनी ने प्रोफेशनल हायर किया, उसको 2 लाख रुपए दिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए, फिर 5 लाख उसके रिसर्च पे खर्च कर दिया। तो ये तो आपको लेना ही नहीं है ना, ये तो हो चुका है, संक कॉस्ट बोलते हैं इसको। तो 2 लाख और 5 लाख ऑलरेडी इनकर्ड है, और जो चीज़ ऑलरेडी इनकर्ड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक कॉस्ट। एज पर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इनिशियल आउटले 25 करोड़ का है, और इसके अलावा वर्किंग कैपिटल 5 करोड़ का है। तो जैसे डेप्रीसिएशन 25 करोड़ पे लगेगा, वर्किंग कैपिटल तो नॉर्मली ऐड होता ही है। अच्छा, इन्होंने EBT
बट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट दे दिया। तो ईबीटी हम जानते हैं आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ही होता है। तो आपको इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है, क्योंकि हम लोग पीवी केओ से करते हैं, और जब केओ से करते हैं तो फिर हम इंटरेस्ट लेस नहीं करते हैं। तो एक तो आपको इंटरेस्ट ऐड बैक करना पड़ेगा, है ना। तो ये लैक्स में पढ़ूँ, करोड़ में पढ़ूँ तो 2, 2.5, 4, 4.75, 6, 6.4, 6.15, 5.25, 3.8, 2.9 का ये हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स दिया हुआ है। आपको पीबीडीटी तक पहुंचना पड़ेगा पहले, तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट को क्या करना। सिंपल, मैंने ये बोला कि हम लोग केओ से डिस्काउंट करते हैं, और जब हम केओ से पीवी करते हैं तो फिर हम लोग इंटरेस्ट लेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं इंटरेस्ट माइनस ही कर दूंगा तो मैंने डेट को तो उसकी कॉस्ट दे ही दी, तो फिर आप पीवी केओ से कैसे करोगे। तो इसलिए इंटरेस्ट माइनस नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट को ऐड बैक करना है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि द कंपनी द अबव अमाउंट्स, जैसे आपको याद हो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए कैपिटल बजटिंग के, तो हमने तो किसी इंटरेस्ट माइनस करा ही नहीं ना। क्यों नहीं करा, वही रीजन समझा रहा हूँ कि केओ से पीवी करते हैं हम लोग। द अबव अमाउंट ऑल्सो इंक्लूड एन एलोकेटेड कॉमन कॉस्ट ऑफ 12.5 लाख। तो ये भी हमारा इरेलीवेंट होता है कि ये नहीं लेना होता है हमको, कॉमन कॉस्ट को हम नहीं लेते हैं, जो पहले भी लग रहा था अभी भी लग रहा है वो हम लोग नहीं लेते हैं। पर वो बोल रहे हैं हमने इंक्लूड कर लिया, हमने 12.5 लाख माइनस कर दिया, तो हम बोलेंगे वापस ऐड बैक कर दो इसको, है ना, इसको भी वापस ऐड बैक कर दो। कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट 10% डिविडेंड। अगेन डिविडेंड से भी कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, डिविडेंड से कोई मतलब नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए हमारे क्वेश्चन में। कैपिटल बजटिंग में सबका कोई रोल नहीं है। कंपनी इंटेंड्स टू बोरो फंड्स ऑफ 3 करोड़ एट पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट ऑफ 6.5% इन इंडिया। बोल रहा है 3 करोड़ रुपए हम लोग लोन लेंगे और उस पर 6.5% हम लोग इंटरेस्ट देंगे इंडिया में, आफ्टर टैक्स है ये। तो बिफोर टैक्स बनाने के लिए 1 - t से डिवाइड कर देते हैं। पर एज पर द टैक्स ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट 3 years आर टैक्स फ्री, है ना। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अग्रीमेंट हो रखा है दोनों गवर्नमेंट के बीच में कि पहले 3 साल टैक्स नहीं लगेगा। मतलब अगर इंडियन कंपनी कोई भी बाहर ऑस्ट्रेलिया में जाके बिजनेस कर रही है तो उस पर 3 साल तक टैक्स नहीं लगेगा। तो मैं बोल रहा हूँ जब 3 साल तक टैक्स ही नहीं लगेगा तो पोस्ट टैक्स या प्री टैक्स में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। पोस्ट टैक्स और प्री टैक्स में कोई फर्क ही नहीं है। तो 3 करोड़ का 6.5% यानी 0.195 का इंटरेस्ट आपने यहाँ पर माइनस कर रखा है 3 साल में। पहले 3 साल में आपने 0.195 का इंटरेस्ट माइनस कर रखा है, तो 0.195 का इंटरेस्ट आपको ऐड बैक करना है। और फिर बोल रहा है क्या कि 4th ईयर से हमारा 75% टैक्स are to be paid in the country where it is headquartered and the balance in the other nation। पर हमारे चौथे साल में 75% टैक्स तो जिस कंट्री में हेड ऑफिस होगा वहां लगेगा, और बाकी 25% दूसरी कंट्री में लगेगा, और टोटल टैक्स रेट 30% है। तो मतलब आपके ऊपर तो जिस कंट्री में आप हो इंडिया में, वहां पर तो आपके ऊपर इंटरेस्ट 22.5% ही लग रहा है ना। तो मतलब ये जो इंटरेस्ट पोस्ट टैक्स बोला है हमने इन इंडिया, तो ये तो 22.5% माइनस करने के बाद ही है ना। तो प्री टैक्स करने के लिए 6.5 को डिवाइड कर देंगे 1 - 0.225 से। तो 6.5 को डिवाइड करें 0.775 से, तो ये आपका 8.39% ही आता है, और 3 करोड़ का 8.39% करे तो 0.252 आता है। मैं क्या ये पॉइंट, पहले 3 साल टैक्स नहीं है तो प्री टैक्स पोस्ट टैक्स एक ही बात है, और आगे फिर टैक्स है तो 22.5% ही तो लगेगा इंडिया में, और रेट हमारी 6.5% है, तो 6.5 डिवाइड बाय 1 - 0.225, तो बिफोर टैक्स आ गया 8.39%। 0.252 आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है, 0.252 ऐड कर देना है। और फिर तो उसके बाद वो नॉर्मल चीज़ें बोल रहा है कि टैक्स ऑन कैपिटल गेन लगेगा 15%। क्यों लगेगा टैक्स ऑन कैपिटल गेन,
क्योंकि बोल रहा है डेप्रीसिएशन के लिए तो सैल्वेज वैल्यू हम 90 लाख मान रहे हैं। जैसे आपकी मशीन 25 लाख है तो हम उसमें डेप्रीसिएशन के लिए तो 90 लाख ही मान रहे हैं, और लाइफ आपकी 10 साल है। तो करना कितना आता है, 25 माइनस 0.9 डिवाइड बाय 10, तो मतलब आपका डेप्रीसिएशन 2.41 ही है ना। पर फिर जब आप बेचने जाओगे ना तो आप 3.5 करोड़ का बेचोगे लास्ट में। तो 3.5 करोड़ का लास्ट में बेचोगे तो कैपिटल गेन हो जाए। सैल्वेज वैल्यू वैसे 90 लाख ही माननी है, पर जब एक्चुअल में बेचने जाएंगे तब 3.5 करोड़ का बेचेंगे, तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगाना है 15%। अच्छा, हेम्सपर्स प्राइवेट डिजायर्स अ प्रीमियम ऑफ 3% टू MCLR ऑफ 12%। ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट एक दे दी है, उसमें 3% और जोड़ दिया हमने KO 15% मान लिया, KO आ गया 15%। और एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ लास्ट में लिखा है, अज्यूमिंग नो अदर असेट्स इन द ब्लॉक। वैसे तो स्टूडेंट्स ये SLM का क्वेश्चन है तो उसमें ब्लॉक कंसेप्ट नहीं लगता, पर इन्होंने लगवा दिया। बोल रहा है नो अदर असेट्स इन द ब्लॉक लास्ट में। तो अगर नो अदर असेट्स इन द ब्लॉक है, लास्ट ईयर में मेरे पास कोई ब्लॉक में असेट्स नहीं बचेंगी, तो लास्ट ईयर में डेप्रीसिएशन नहीं लगता फिर। तो 10th ईयर में डेप्रीसिएशन मत ले लेना, नो डेप्रीसिएशन ऑन 10th ईयर। 10th ईयर में डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा, नो डेप्रीसिएशन इन 10th ईयर, क्योंकि जब ब्लॉक ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डेप्रीसिएशन कैसे लगेगा उस पर। तो 10th ईयर में डैश लगेगा, डेप्रीसिएशन मत लगा देना उस ना। ये इस लाइन का इंपॉर्टेंस है। और फिर NPV निकालना है। करूँ मैं ये पूरा, करूँ, ठीक है। तो आउटफ्लो में कॉस्ट ऑफ मशीन जो है वो आपकी 25 करोड़ हो गई। कॉस्ट ऑफ मशीन थी आपकी 25 करोड़ की, और वर्किंग कैपिटल आ गया आपका 5 करोड़ का। तो टोटल कितना हो गया, 30 करोड़। 30 करोड़ का आउटफ्लो हो गया। फिर PV ऑफ इनफ्लो में पर्टिकुलर्स, और आपको पूरे 10 साल बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको EBT गिवन था, दैट इज 2, 2.5, 4, 4.75, 6, 6.4, 6.15, 5.25, 3.8 और 2.9। और EBT में फिर आप इंटरेस्ट ऐड बैक करोगे, तो इंटरेस्ट ऐड बैक कितना करना था, 0.195 तो फर्स्ट 3 इयर्स में, और 0.252 आगे सारे सालों में, 0.252, 0.252 ऐसे सारे सालों में ऐड बैक कर देना। ये रीज़न मैंने बता दिया कि फर्स्ट 3 इयर्स का अलग क्यों है और बाकी साल का अलग क्यों है। और एक एलोकेटेड कॉमन कॉस्ट, जो कॉमन कॉस्ट है एलोकेटेड, है ना, वो कितने की है, एलोकेटेड कॉमन कॉस्ट कितने की थी, 12.5, तो यानी 0.125 करोड़। तो 0.125 सब में ऐड कर देना। कर दोगे ये काम तो। और फिर उसके बाद आपका PBDT आ गया। तो मैं उस कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा कि PBDT कितना है, PBT आ गया ना इसमें, एक्चुअली PBT आ गया, क्योंकि EBT दिया हुआ था तो हमने बस इंटरेस्ट ही तो ऐड किया, तो PBDT नहीं बना ना, डेप्रिसिएशन थोड़ी रिवर्स हुआ। PBT में से टैक्स माइनस कर देना 22.5%, तो आपका PAT आ जाएगा। और ऐड कर देना फिर डेप्रीसिएशन, तो वो मैंने बोला, करा दिया आप तो।
हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड में निल हो जाएगा और फोर्थ ईयर से लग जाएगा। और फिर 2.41, 2.41, 2.41, 2.41 आपका डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल। बस लास्ट ईयर में नहीं लगेगा ना, क्योंकि उन्होंने बोला लास्ट ईयर में ब्लॉक में असेट्स ही नहीं बचे। ऐसे एसएलएम में ब्लॉक नहीं लगता है, पर अब लिखा है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा ना। और इससे स्टूडेंट्स आपका सी फैट आ जाएगा और फिर वो आप पीवी कर लेना और क्या। और फिर टोटल पीवी करने के बाद वो मेरे ख्याल से 30.36 आएगा आपका ना, ये टोटल पीवी। तो इसमें एक तो पीवी ऑफ वर्किंग कैपिटल आ जाएगी, तो 5 करोड़ लगाई थी हमने, तो 5 करोड़ का लास्ट ईयर का फैक्टर ये देना भूल गए तो हम निकाल ले, तो 0.247 आता है, तो ये आपका 1.24 आ जाएगा। और प्लस कर देना पीवी ऑफ सेल वैल्यू, तो सैलवेज वैल्यू तो 90 लाख की बोली थी, पर इन्होंने बोला हम 3.5 करोड़ का बेचेंगे, तो 3.5 करोड़ इंटू 0.247 हो जाएगा, दैट इज 0.87। और टैक्स लगेगा कैपिटल गेन पे, तो टैक्स ऑन कैपिटल गेन कभी कभी इग्नोर करने बोल देते हैं, पर इसमें इन्होंने लेने बोला है। तो टैक्स ऑन कैपिटल गेन तो 3.5 करोड़, और डब्ल्यू निकालना तो वो 3.31 ही आएगा। 2.41 करके 9 टाइम्स लगाया डेप्रिसिएशन, तो 21.69 हुआ, जबकि मशीन की वैल्यू 25 करोड़ है, तो 3.31 बचेगा ना, और उसका 15% टैक्स लगाना है और इंटू 0.247, तो ये आपका 0.01 आ जाएगा, और फाइनली एनपीवी आ जाएगी। इसमें तो बुक का मतलब इनका सोल्यूशन ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। नहीं, सैलवेज वैल्यू थी एस्टिमेटेड वैल्यू, कि हम डेप्रीसिएशन के लिए एस्टिमेटेड वैल्यू क्या मान रहे हैं, पर वो बोल रहे हैं कि हम इतना अच्छा बिजनेस कर लेंगे कि हमारी मार्केट में वैल्यू बढ़ जाएगी एसेट की, तो फिर आपको सेल वैल्यू वही लेनी है जो एक्चुअल में मिलेगी। वॉइस वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है। तो सेम टैक्स रेट लगाते हैं हम लोग। अगर टैक्स रेट अलग नहीं दी हुई है तो कैपिटल गेन पे भी हम वही लगा देते हैं, और हमारे बिजनेस प्रॉफिट पे भी वही लगा देते हैं। ठीक है। एक रिप्लेसमेंट स्टार्ट करने से पहले एक आरटीपी का एक डाउट पूछा है, कॉस्टिंग की आरटीपी का, वो ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कॉस्टिंग की आरटीपी का लिख तो दिया इन्होंने इंटीग्रेटेड, मतलब ऐसा लग रहा है इंटीग्रेटेड अकाउंट्स का क्वेश्चन है, पर ये इंटीग्रेटेड अकाउंट्स का नहीं, ये बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। मिस्टर लिंडे इज अ जर्मन national who came to India again on 1st April 2024। अगेन आया है 1st April 24 को, तो अगर अगेन आया है तो मतलब पहले भी आया होगा और दोबारा आ गया है 1st April 24 को। He represents his company and wants to start a business in India as well। His company expertise in the manufacturing of industrial machines recently launched Make in India movement has motivated Mr. Linde thinks that this might be the perfect opportunity for his company to establish his company in India। तो पैराग्राफ ये बोलना चाह रहा है वो दोबारा इंडिया में आ रहा है। लास्ट मिस्टर लिंडे केम टू इंडिया ऑन 1st April 2012 और अब आया है 1st April 2024 को, यानी स्टूडेंट्स 12 साल बाद आया है, 12 साल बाद है ना, 12 years लेटर आया है। ही परचेज्ड, अब यहाँ बोलूँ 12 years लेटर,
ये तो पहले आया था, अब आया है 12 साल बाद। ही परचेज्ड अ लैंड फॉर 50 लाख। ही परचेज्ड अ लैंड, 1 अप्रैल 2012 को खरीदा था उसने लैंड। अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि उसको हम बोलते हैं संक कॉस्ट, एफएम में बोलते हैं ना संक कॉस्ट, तो वही है ये संक कॉस्ट। एंड कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग बाय स्पेंडिंग 16 लाख रुपए, और बिल्डिंग बनाने में 16 लाख खर्च कर दिए, लैंड में 50 लाख खर्च कर दिए, बिल्डिंग बनाने में 16 लाख खर्च कर दिए। आफ्टर दैट ही ओपनड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ही स्पेंड अनदर 2,80,000 फॉर दिस, रजिस्ट्रेशन वगैरह पे 2,80,000 रुपए खर्च कर दिए कंपनी बनाने में। And he also employed 3 people for survey and to understand the need of Indian customers and spent 1.5 लाख in their salary। ये भी खर्च कर चुका था, 2012 में ही खर्च कर चुका था। करना इनका टोटल 50 + 16 + 2.8 + 1.5, तो ये स्टूडेंट्स हमारे संक कॉस्ट कहलाएंगे, 70.30 लैक्स। ये सब हो चुके हैं और इसलिए ये हमारे लिए संक कॉस्ट है। अच्छा, ही वॉज डिसअपॉइंटेड इन द रिस्पॉन्स ऑफ द मार्केट हु वर इम्पोर्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम चाइना। तो पहले भागा क्यों? क्योंकि बोले सब लोग इंडिया में चाइना से ही खरीद रहे हैं, तो हमारा कौन खरीदेगा, जर्मनी का, तो इसलिए वो बंद करके भाग गए। ही क्लोज द ऑफिस एंड वेंट बैक टू जर्मनी। ऑल दीज ईयर्स द ऑफिस वॉज क्लोज एंड ओनली एन अमाउंट ऑफ 12,500 पर मंथ, है ना, 12,500 हर महीने वॉज पेड टू अ सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि बिल्डिंग आपकी बन चुकी थी तो उस पर गार्ड रखना जरूरी था, तो 12,500 हर महीने सिक्योरिटी गार्ड को दिए जा रहे थे। एंड प्रॉपर्टी टैक्स दिए जा रहे थे 18,000 रुपये का। इसी को हम लोग बोलते थे स्टूडेंट्स शट डाउन कॉस्ट। शट डाउन पढ़ाया हुआ है कॉस्टिंग में, इसी को हम लोग बोलते थे शट डाउन कॉस्ट, कि बंद कर दे तो भी लगेगा। इसको बोल सकते हैं अनअवॉइडेबल कॉस्ट, है ना, अनअवॉइडेबल कॉस्ट बोल सकते हैं कि ये तो आपका लगेगा ही लगेगा, आप बंद कर दोगे तो भी लगेगा। इसी को अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट बोलते थे हम लोग, शट डाउन कॉस्ट। तो 12,500 पर मंथ, तो इंटू 12 करे तो कितना हो गया, 1,50,000 + 18,000, तो 1,68,000 रुपीज पर एनम हमारी शट डाउन कॉस्ट लग रही है। 12,500 पर मंथ इंटू 12 और प्लस 18,000 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा था, तो टोटल मिला के 1,68,000 लग रहा था, और 12 साल से लगे जा रहा है स्टूडेंट। तो 12 साल से लगे जा रहा है, तो टोटल कितने लग चुके हैं, 20.16 लैक्स। 20.16 लाख का शटडाउन कॉस्ट ऑलरेडी लग चुका है। नाउ व्हेन मिस्टर लिंडे इज बैक, क्योंकि अब लिंडे जी जो है वो वापस आ गए हैं स्टूडेंट्स, ही ओपन्स द ऑफिस, है ना, मतलब अब बिजनेस कर रहे हैं, एंड स्टार्ट्स टू प्लान हाउ दिस टाइम ही विल कैप्चर द इंडियन मार्केट। क्योंकि मेक इन इंडिया हो गया है, तो इस वजह से चाइना से लोग कम खरीदेंगे, तो अब हम सोच रहे हैं हम कैसे इसको अपना बिजनेस बढ़ाएं। एक्सपेंसेस स्टार्टेड टू इनकर एज सून एज द ऑफिस ओपन। जैसे ही ऑफिस खोला खर्चे बढ़ गए। खर्चे कैसे बढ़ गए, जो वो प्रॉपर्टी टैक्स और ये सब लग रहा था वो तो लग ही रहा था, इसके अलावा सैलरी ऑफ स्टाफ भी लग रही थी 2.5 लाख रुपए पर मंथ। तो 2.5 लाख पर मंथ हो गया, तो मतलब पूरे साल का 30 लाख हो गया। और इलेक्ट्रिसिटी वाटर 50,000 पर मंथ, तो यानी पूरे साल का 6 लाख हो गया। और इसके अलावा सिक्योरिटी स्टाफ 15,000 रुपये पर मंथ, तो 1.8 लैक्स पर एनम का हमारा सिक्योरिटी स्टाफ का सैलरी शुरू हो गया। कब हुआ शुरू, जब हमने ऑफिस खोलना शुरू किया। लिंडे प्लान्स टू परचेज अ लैंड इन मानेसर। अच्छा, यहाँ इनको लिखना चाहिए था कि पहले ऑफिस कहाँ था, तो पहले एक्चुअली नोएडा में था ना, ये आपको समझना है कि नोएडा में था, ये आगे जाके पता चलेगा कि पहले ऑफिस नोएडा में खोला था, और अब वो सोच रहे हैं कि एक फैक्ट्री खोल ले, है ना, फैक्ट्री के लिए मानेसर जा रहे हैं, टू बी यूज फॉर द फैक्ट्री। वो ऑफिस है और ये फैक्ट्री है। मानेसर और नोएडा में डिस्टेंस बहुत है ना, मानेसर गुड़गांव के आसपास पड़ता है, और नोएडा जो है वो आपका दिल्ली के आगे चला जाता है। आफ्टर अ सर्च ही फाउंड एन अप्रोप्रिएट लैंड एंड परचेज अ लैंड फॉर 1.5 करोड़ रुपए। उसने लैंड खरीद ली, वहां पर फैक्ट्री खोल ली। He handed over the land to a company to build a state of art facility for their factory। फैक्ट्री 2 साल में बनेगी और हर साल 85 लाख रुपए लगेगा। ये सब जो ऊपर खर्चे हैं ये तो लगेंगे, और इसके अलावा 85 लाख रुपये और लगेगा हर साल, 2 साल तक लगेगा। लिंडे बैक इन द नोएडा ऑफिस। अब समझ गए नोएडा क्यों बोला मैंने वहां पर,
कि नोएडा ऑफिस में भी उन्होंने 3 डिपार्टमेंट्स बना दिए थे। एक्सपेंसेस फॉर दीज डिपार्टमेंट्स आर एज फॉलोज, तो ये सब ऑलरेडी पर ईयर ही है, तो अगर इनका टोटल करूँ तो 95 प्लस 1.12 प्लस 0.88, 95 प्लस 0.95 प्लस 1.12 प्लस 0.88, 2.95 लाख रुपीज़ पर एनम हमारे ये खर्चे नोएडा में लग रहे हैं, और ये खर्चे हमारे और बड़े हैं, 30 प्लस 6 प्लस 1.8, 37.8 लाख पर एनम ये बढ़ गया है। और इसके अलावा 85 लाख हमको कंस्ट्रक्शन पे भी 2 साल तक देना है ना। मतलब ऑफिस, मतलब कुछ काम वाम शुरू हुआ नहीं और आपके खर्चे आपने बढ़ाते गए। ठीक है, यही चल रहा है इस क्वेश्चन में। ऑफिस ओवरहेड्स आर टू बी बाइफरकेटेड, उसका कोई हमको अभी मतलब नहीं है। टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड इन जर्मनी, देयरफॉर दे डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सपर्ट बिकॉज द फैक्ट्री इज नॉट रेडी नाउ। ना फैक्ट्री अभी रेडी नहीं हुई है, फैक्ट्री को रेडी होने में अभी 2 साल लगेंगे, अभी 2 years लगेंगे। Mr. Linde, being the only person and lone German in the Indian office, feels difficult to manage everything. लिंडे को लग रहा है मैं अकेला हूँ, अकेला कब तक चलाऊंगा, ऐसे कब तक इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करूंगा। ही asked his company to deploy another German manager to India, बोले एक और GM भेज दो हमारे पास। This will cost the company additionally 2 million Indian national rupee per year to relocate this additional manager in India. 2 million मतलब 20 lakhs, तो आपका 20 lakhs पर एनम का एक GM और मंगाना चाह रहा है वो। The German management is divided on this decision, वो लोग कंसेंट नहीं दे रहे हैं। The ones who disagree say Mr. Linde is competent enough to run a small extension of our company in India. बोल रहे तुम तो अच्छे खासे कैपेबल हो, तुमको क्यों और GM की जरूरत है। We will allocate more resources when actual operations will start. हम देंगे, हम भेजेंगे GM को, पर जब तुम रेवेन्यू स्टार्ट करोगे तब हम लोग आएंगे, तब हम भेजेंगे नया GM. Till then everything can be managed by Mr. Linde alone. Right Indian, तो मतलब ये लोग अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं इस कॉस्ट को, है ना। ये अवॉइडेबल कॉस्ट हो गई, मतलब ये खर्च करना ज़रूरी नहीं है। बोले तुम पहले ही इतने खर्चे कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो। 37.8 लाख का तो तुमने ऑफिस का खर्चा बढ़ा दिया, नोएडा में पहले ही तुम्हारा 2.95 लाख लग रहा है, और 85 लाख तुम कंस्ट्रक्शन में खर्च करने वाले हो, तो इतने पैसे हमारे पास थोड़ी है ऐसे फ्री में देने के लिए, तो अभी इसको अवॉइड करने की कोशिश करो। और फाइनली बोल रहे हैं कि वी आर ऑलरेडी पेइंग हिम 3.5 million INR एनुअली। लो ये भी तो सैलरी ले रहे हैं, लिंडे थोड़ी फ्री में काम कर रहे हैं, तो 35 लाख ये भी ले रहे हैं हर साल का, तो ये भी जा रहा है हमारा। तो प्लीज बख्शो थोड़ा। 37.8 प्लस 2.95 और प्लस 85 लाख का कंस्ट्रक्शन और प्लस 35 लाख तुम्हारी सैलरी, पैसे पेड़ में उग रहे क्या, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो अभी हम नहीं भेजेंगे। Therefore we are not ready to invest until it starts generating revenue. हम कोई GM अभी नहीं भेजेंगे, 20 लाख नहीं देंगे। तो एक्चुअली ये इसलिए काम आएगा क्योंकि पहला पॉइंट पूछ रहा है फाइंड आउट एन अवॉइडेबल कॉस्ट टिल द फैक्ट्री बिकम्स ऑपरेटिव। समझ गए अवॉइडेबल कॉस्ट कौन सी है यहाँ पर। तो 20 लाख हम लोग अवॉइड करना चाह रहे हैं, 2 साल लगेंगे तुम्हारी फैक्ट्री को सेटअप होने में, तो तुम्हारे कॉस्ट 40 लाख को हम अवॉइड करने की कोशिश। संक कॉस्ट का आंसर मैं दे चुका हूं स्टूडेंट। संक कॉस्ट पूछा है, शटडाउन कॉस्ट पूछा है। तो संक कॉस्ट कितनी आई थी अपनी, कितनी आई थी संक कॉस्ट 70.3 और शटडाउन कॉस्ट 20.16, तो टोटल आ रहा है 90.46, टोटल आ रहा है 90.46। डी 70.3 प्लस 20.16, तो 90.46 का शटडाउन कॉस्ट है क्या। और थर्ड पॉइंट पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट फॉर द कंपनी इन नोएडा ऑफिस। नोएडा ऑफिस में क्या क्या खर्चा लग रहा है तुम्हारा आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। तो हमने बोला कि 37.8 के तो वो खर्चे जो दिए हुए थे, और हमने बोला कि 2 पॉइंट कितना था वो
2.95 2.95 के खर्चे और बढ़ने वाले हैं। 2.95 के ये तो खुलते ही लगने लग गया, और 2.95 के और लगने वाले हैं। 35 लाख तुमको सैलरी दे रहे हैं हम लोग, 85 लाख का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कराओगे, तो ये सब कुछ 2 साल तक लगेगा। करना इनका टोटल 37.8 प्लस 2.95 प्लस 35 प्लस 85 इंटू 2, तो इस वजह से 321.5 लाख का खर्चा 2 साल तक लगेगा नोएडा में, आफ्टर फैक्ट्री लैंड इन मानेसर इज परचेज टिल द फैक्ट्री ऑपरेशन बिगिंस। टिल द फैक्ट्री ऑपरेशन बिगिन मतलब 2 साल तक का खर्चा कितना है ये बताओ। अच्छा, एक पैराग्राफ और है स्टूडेंट्स, फर्स्ट 3 पॉइंट्स क्लियर है, तो ये पॉइंट और सुन लीजिए। लिंडे हैज अनदर अपॉर्चुनिटी टू रीलोकेट द हेड ऑफिस, नोएडा से मानेसर ही आ जाओ, ऑफिस भी मानेसर में ही खोल लो, है ना, टू मानेसर वेयर द फैक्ट्री बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। The distance between head office and factory will reduce greatly, which will be highly beneficial when the factory will become operative. He will have to sell the old office in Noida, obviously Noida office बेच दो, which will be sold at 2.5 crore, and purchase a ready-made building for 3.75 crore. कुल मिला के बोले तो लिंडे परेशान है अपनी जिंदगी से, है ना, और इसीलिए उसको कुछ भी समझ में तो आ नहीं रहा, बस ये वो हाथ पैर मारे जा रहा है। तो बोल रहा है मैं तो नोएडा से मानेसर शिफ्ट हो जाऊंगा, नोएडा वाली जमीन बेच दूंगा 2.5 करोड़ में, और नए रेडीमेड बिल्डिंग मानेसर में खरीद लूंगा 3.75 करोड़, 1.25 करोड़ ज़्यादा लगा दिया आपने। दिस न्यू बिल्डिंग विल हैव अ लार्जर स्पेस दैट विल अकोमोडेट द फ्यूचर नीड्स फॉर स्पेस। इट सीम्स लाइक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट टू लिंडे। ठीक है भाई, तुमको परफेक्ट लग रहा है तो ये मान लेते हैं। एक्सपेंसेस इन दिस न्यू बिल्डिंग आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज। तो 3 लाख पर मंथ हमारा खर्चा होएगा, तो स्टूडेंट 36 लाख ये हो गया। इलेक्ट्रिसिटी वाटर लगेगी 80,000 पर मंथ, तो 9.6 लाख का ये खर्चा हो गया, और सिक्योरिटी 30,000 पर मंथ है, तो 3.6 लाख का ये खर्चा हो गया। तो करना 36 प्लस 9.6 और प्लस 3.6, 45.6, 49.2 लाख का ये खर्चा और नई बिल्डिंग में लगेगा। ऑब्वियसली नोएडा वाला बंद हो जाएगा और ये वाला लगने लग जाएगा। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इन नोएडा इज 2.25 करोड़। अच्छा, ये रिलोकेट कर लिया है या सोच रहा है? सोच रहा है ना, अपॉर्चुनिटी है। तो बोल रहा है जो बिल्डिंग बेचोगे ना नोएडा की, इसकी इंडेक्सेशन कॉस्ट 2.25 करोड़ आ रही है। कैपिटल गेन इंडेक्सेशन कॉस्ट से निकालते हैं, एंड टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 12.5%। सर हमको नहीं लग रहा है ये कॉस्टिंग का क्वेश्चन चल, तो लग रहा है ये टैक्स का क्वेश्चन चल रहा है, इंडेक्सेशन कॉस्ट की बात कर रहा है, मुझे तो एफएम का क्वेश्चन लग रहा है ये। सबको अलग अलग लग सकता है ये, पर है अल्टीमेटली कॉस्टिंग में बेसिक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना होगा स्टूडेंट? हम बेच रहे हैं 2.5 करोड़ में ना, और 2.25 करोड़ उसकी इंडेक्सेशन कॉस्ट है, उस पर 12.5% टैक्स लगेगा। कितना आता है? 2.5 माइनस 2.25 इंटू 12.5%, तो 0.03125 का कैपिटल गेन टैक्स आता है। तो आपसे पूछ क्या रहे थे, ये 4th पॉइंट में पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस इनकर्ड इन रीलोकेशन ऑफ हेड ऑफिस टू मानेसर। मतलब ये नहीं बोल रहे मानेसर में खर्चा कितना होगा, तो मतलब ये सब का तो कोई लेना देना ही नहीं हुआ। किसका? ये नई बिल्डिंग के खर्चे का कोई लेना देना नहीं है। बोल रहा है रीलोकेट करने में क्या खर्चा हुआ ये बताओ। तो बताओ रीलोकेट करने में क्या खर्चा हुआ? 3.5 करोड़ की नई बिल्डिंग आई, और क्या, ये हमारा नया खर्चा है। पर हमने 2.5 करोड़ का पुराना बेच भी तो दिया भाई, सही बात है, ओल्ड बिल्डिंग बेच दी, तो मतलब आपका 1 करोड़ रुपए लगा, और टैक्स लग गया आपका 0.0303125 का टैक्स लग गया। तो नेट आएगा ये, आएगा
3.75 3.75 तो 3.75 माइनस 2.5 प्लस 0.03125 1.28125 का आपका रीलोकेशन का खर्चा होगा। ठीक है, याद रखना नई बिल्डिंग का खर्चा नहीं लेना इसमें, क्योंकि उन्होंने बोला है इनकर्ड इन रीलोकेशन। इनकर्ड इन मानेसर ऑफिस बोलता तो मैं नए बिल्डिंग का खर्चे भी। एंड लास्ट में पूछ रहे हाउ मच इज द अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। अनएक्सपायर्ड मतलब प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट मतलब प्रीपेड, जिसको नहीं बोलता था प्रीपेड कॉस्ट इज नॉट अ कॉस्ट। तो वही पूछ रहे थे प्रीपेड कॉस्ट बताओ कितना। एज ऑन 1 अक्टूबर 24 इफ सैलरी हमने 31 मार्च तक की दे दी है, तो पहले तो ढूंढो सैलरी कितनी दी है। तो सैलरी दी थी, एक तो 30 लाख की सैलरी दी थी हमने, 2.5 लाख पर मंथ के हिसाब से 30 लाख की सैलरी दे रहे थे हम लोग। ये वाली ये सैलरी है ना, 30 लाख की सैलरी दे रहे हैं हम लोग। और सैलरी ढूंढो, और कहाँ सैलरी दे रहे हैं हम लोग। 35 लाख का मैनेजर को सैलरी दे रहे हैं, 35 लाख का मैनेजर को सैलरी दे रहे हैं, और सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी दे रहे हैं 1.8 लाख का। तो ये हमने 3 सैलरी दे रखी है। तो 30 प्लस 1.8 प्लस 35, तो ये 12 महीने की दे दी, तो 6 महीने का प्रीपेड है। क्या आएगा मेरे हिसाब से 33.4 आ जाएगा। तो ये कोई चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट्स, है ना। इंटीग्रेटेड इन्होंने इसीलिए बोला है इसको कि इसमें सब कुछ आ गया, जो भी आपने आज तक सीखा है सारी नॉलेज आ गई उसमें, इसलिए इट इज़ एन इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो। हार्ड बनाना होगा पेपर तो ऐसे ही आते हैं, और इजी बनाना हो पेपर तो फिर जो आपने करे हुए उन्हीं में से आ जाते हैं। तो आरटीपी तो ये थोड़ा हार्ड बनाते हैं लोग, इसीलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं। एक इसमें स्टूडेंट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन था, वो करा है क्या आप लोगों ने, हुआ है क्या आप लोग से, मिसिंग फिगर वाला है। इसका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जरूर करिएगा सब लोग, है ना। 17th क्वेश्चन मिसिंग फिगर का है, और लगे कि नहीं आ रहा है तो मुझे बताना, मैं करा दूंगा। मतलब x मान लेना, हो जाएगा मिसिंग फिगर, यहाँ पे x हैंडल करने से होएगा। आपको यहाँ पर शायद x a की एक्चुअल क्वांटिटी को x मानना पड़ेगा, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपकी आरटीपी की बात भी हो गई। और नेक्स्ट अब डाउट है कि सर रिप्लेसमेंट डिसीजन पढ़ा दो। तो अब हम मैसेज कर देते हैं एक बार, जिससे रिमेनिंग स्टूडेंट ज्वाइन कर लें। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, ओके।